चलिए, करेंट अफेयर्स का सेक्शन हमारा जो था वो जो हमारा फोकस क्लास था और टारगेट क्लास था, उस दोनों में बचा हुआ था। उस दोनों में हमने कहा ही था कि जब एग्ज़ाम होने का टाइम आएगा उस टाइम में जा कर के हम करेंट अफेयर्स का टॉपिक आपका करवाएंगे। तो जो भी व्यक्ति वहाँ से जुड़े हुए थे वो सभी इस जगह इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वो इस क्लास को कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि क्लास के लिए एक डिसिप्लिन हमने तय किया है, मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो भी लोग ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में ही आएंगे, वो ऑनलाइन नहीं आएंगे। अगर ऑनलाइन आएंगे तो हम उनको परमिट नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ कि जो ऑनलाइन मोड में आ रहे हैं, ऑफलाइन में अगर पटना में संभव है तो आ सकते हैं, लेकिन एक दो बार से ज़्यादा अगर वो उछल कूद करेंगे ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो उनको भी हम परमिट नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ कि कोई पीपीटी वगैरह प्रोवाइड हम नहीं करवाएंगे। आप अपना नोट डाउन करते चलेंगे, क्लास में कोई भी चीज़ नोट डाउन करते चलेंगे। हम प्रोवाइड नहीं करवाने जा रहे हैं। प्रोवाइड केवल वही होगा जो जिस क्वेश्चन के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बतलाया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तीसरा चीज़ रेगुलर रहेंगे। अगर विदाउट रीजनेबल रीज़न अगर रेगुलरिटी ख़त्म होगी हम अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी, चाहे वो जो भी हों। ये मैनेजमेंट का डिसीज़न है, इसमें हम भी उसके सामने मतलब विवश हैं। विदाउट रीजनेबल रीज़न हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस क्लास का डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोग अभी तक में क्या पढ़े हैं, क्या कुछ किए हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम हमेशा रखते हैं कि हम सबसे अंत में इसको तैयार करेंगे। रीजनेबल बात भी है, चूँकि एग्ज़ाम के सबसे अंत टाइम से भी प्रश्न यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे अंत में ही लोग जनरली इसको तैयार करते हैं। तो आप लोग किस प्रकार से तैयार किए हैं, पहले हम ये जानना चाहते हैं। मतलब कि कोई एक मैगजीन को आप फॉलो किए या अखबारों से न्यूज़पेपर वगैरह को पूरा अच्छा से पढ़े हैं, वहाँ से तैयार किया है। आप लोग अपने स्तर पर क्या काम किए हैं ईमानदारी से बताइएगा। ये नहीं कि हमारे सामने, क्योंकि हम सब लगभग लोगों का परफॉर्मेंस हमें पता है। हम अपने टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन वाइज सबका आंसर भी हम देखते गए हैं, इसलिए हमको पता है। तो रीजनेबली आप बताइएगा कि आप क्या किए हैं इसके लिए। सही, मतलब रिलीजियसली बतलाइएगा, क्योंकि आप अगर फेंकिएगा कोई भी बात तो आपके साथ मतलब अपने साथ गद्दारी कीजिएगा। हमारे साथ क्या होगा, हमको तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो अभी तक आप लोग क्या किए हैं, क्या कन्हैया? पीडी पढ़े हैं और कुछ? हमारा जो क्लास का मोड रहेगा, हम लोग जो पीडी का मंथ वाइज या ये सब इस तरह से हम लोग नहीं चलेंगे। हमने जो अपना पूरा सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस में है कि नेशनल इवेंट्स एक बार पूरे, ऐसा नहीं कि वो भी सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस में कोई जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, जो नेशनल इवेंट जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो उन नेशनल इवेंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। नेशनल इवेंट्स के अंतर्गत प्रमुख जो राजनीतिक मुद्दा रहा है देश के अंदर, सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा जहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में बीपीएससी प्रश्न पूछती रही है, तो उन सब जगहों को फोकस करके नेशनल इवेंट में हम लोग रखेंगे। इसके बाद इसी तरह से इंटरनेशनल इवेंट से प्रश्न या टॉपिक जो हम तैयार करेंगे वो उसी तरीक़ा से, जैसे भारत का द्विपक्षीय संबंध, कुछ जो बहुपक्षीय सम्मेलन हैं जहाँ पर जैसे G20 या अदर जो भी हैं वहाँ पर क्या हुआ, उसके क्या क्या मुद्दे थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, इन सब जगह से अक्सर बीपीएससी प्रश्न पूछती है, तो उन सब जगहों को हमने फोकस किया है। आपको अपने स्तर पर जो कंप्लीट फैक्चुअल चीज़ है वो मैं आपको बतला दूंगा, वो आपको अपने स्तर पर तैयार करना पड़ेगा। जैसे पर्सनालिटी को लेकर के कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे कुछ अवार्ड को लेकर के प्रश्न रहते हैं, या फिर कुछ खेल के इवेंट से प्रश्न रहते हैं, तो वो सब वन लाइनर टाइप के होते हैं। तो वहाँ पर मैं ये आपको बतला दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा कि आपको कहाँ से ये काम करना है, और वो सब चीज़ आप रिलीजियसली उसको कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर साल रहते हैं।
तो वो आप अपने स्तर पर कर लीजिए। उतना फैक्ट ला करके और यहाँ पर केवल फैक्ट फैक्ट बोलना मुझे जचेगा और न आपको लगे जचेगा। तो वो है कि वो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो आप मैं बतला दूंगा कि कहाँ से करना है, ठीक है। और आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप बोलिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे नेशनल इवेंट से। फर्स्ट टॉपिक जो हमने उठाया है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन जस्ट अभी कुछ दिनों पहले हमारे कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है और इसके लिए सरकार आगे संविधान संशोधन लाने जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों ऐसा महसूस किया गया, क्यों ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हमारे यहाँ वन नेशन मतलब एक ही साथ इलेक्शन आयोजित करवाया जाए या एक ही साथ इलेक्शन हो। आप देखेंगे शुरुआत से जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर के लगभग 67 तक 1967 तक लगातार जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही साथ सभी जगह इलेक्शन आयोजित होते थे। उसके बाद से बहुत जगहों पर मध्यावधि चुनाव हुआ। मध्यावधि चुनाव के कारण विधानसभा जो थी वो समय से पहले भंग हो जाती थी, बहुमत नहीं हो पाता था। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव अलग, राज्य विधानसभा का चुनाव अलग होने लगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकाय का चुनाव भी होना शुरू हुआ। तो मूल समस्या यहाँ पर क्या फंसेगी या मूल दिक्कत क्या क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन में 3 तरह का जो इलेक्शन हमारे यहाँ होता है उस तीनों इलेक्शन को उसमें समाहित किया जाएगा। अर्थात लोकसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए और स्थानीय निकाय के लिए। स्थानीय निकाय अर्थात दोनों चीज, ग्राम पंचायत प्लस जो अर्बन लोकल बॉडीज है, शहरी निकाय चुनाव। ये चारों इलेक्शन एक साथ करवाए जाने पर जो समिति थी, रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने सिफारिश की कि ये पूरा इलेक्शन एक ही साथ हो। इसमें दो बातें और है। एक बात तो ये है कि इलेक्शन जो होगा वो 2 चरण में करवाया जाएगा। 2 चरण अर्थात पहला जो होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होगा वो एक साथ होगा और स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा वो इसके 100 दिन के बाद उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात आती है कि ये जब कभी भी होगा तो इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत होगी। और संविधान के किस आर्टिकल में संशोधन की ज़रूरत होगी? मुख्यतः 83 और 172 में ज़रूरत होगी संशोधन करने की। और इस संविधान संशोधन में जब 83 और 172 में होगी, इसका मतलब है कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जब कभी ये अमेंडमेंट होगा तो ये किसके तहत होगा? अब यहीं पर आकर के देखिए, जहाँ से आपसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी या जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न पॉलिटी का है। प्रश्न रहेगा करंट अफेयर्स से, प्रश्न रहेगा करंट अफेयर से, लेकिन प्रश्न लगेगा कहाँ से है? पॉलिटी से है। तो संविधान संशोधन यहाँ पर जब कभी भी होगा तो 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन की बात है। एक है विशेष बहुमत के साथ और दूसरा क्या है? रैटिफिकेशन बाय स्टेट, है ना। तो एक होगा विशेष बहुमत से और दूसरा है रैटिफिकेशन बाय स्टेट, मतलब रैटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ स्टेट। तो राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन कह लीजिए, अनुमोदन कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो किस मामले में 368 से ही काम चल जाएगा, मतलब विशेष बहुमत से ही काम चल जाएगा, और किस मामले में अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ेगी और क्यों, बतलाइए।
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़े होंगे, हर मैगजीन से, बुक से खूब इस पर आर्टिकल आया होगा। कहाँ वो थ्योरी हमको नहीं बतलाओ, हमको ये बतलाओ कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? हाँ, विशेष बहुमत से हो जाएगा। और राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत कहाँ पड़ेगी? राज्यसभा में। राज्यसभा का तो है ही नहीं इलेक्शन का इसमें बात, राज्यसभा का इलेक्शन का तो बात ही नहीं है। कहाँ कहाँ होने वाला है चुनाव? ध्यान रखिएगा, यही आप कंफ्यूजन करते हैं। स्टेट विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा का इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से वो नहीं प्रभावित होता है। थ्री 368 को एक बार देखिएगा। राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। अब फेडरल स्ट्रक्चर कहां प्रभावित हो रहा है? आप देखिएगा 172 में कहीं फेडरल स्ट्रक्चर नहीं प्रभावित हो रहा है। प्रभावित कहां हो रहा है? जहां पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, क्योंकि ये करवाने का अधिकार किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। और अब यह अधिकार किसके पास चला जाएगा? तो और राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है और उसके गठन का पूरा अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्यपाल के पास है। अब जब ये इलेक्शन होगा तो ये कहां ट्रांसफर होगा? तो ये क्या करेगा? ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये ध्यान में रहेगा आपके कि इस संशोधन का वो हिस्सा जो स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है उसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अभी स्ट्रक्चर बिल नहीं आया है, बट जब कभी भी इस तरह का संशोधन होगा तो वहां पर राज्यों, आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक में? सोनम, कोई कंफ्यूजन? कोई भी चीज़ अगर आपको लगे तो आप बेखटके बोल सकते हैं। अभी हम 2 घंटा आपके साथ खुले डिस्कशन, क्योंकि करंट जो होता है वो फैक्चुअल चीज़ ये नहीं है कि फैक्ट आपको फैक्ट पर फैक्ट रटाते जा रहे हैं। आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, ताकि इससे जुड़ा हुआ किसी तरह का प्रश्न कितना भी तोड़ मरोड़ के पूछे तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो। नहीं तो 324 में भी तो होगा क्या? 324 हाँ, 324 में होगा। 324 में ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अधिकारिता बढ़ेगी ना। तो उसकी अधिकारिता बढ़ेगी तो वो जब कभी होगा तो राज्यों के अनुसमर्थन की वहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो अधिकारिता बढ़ेगी वो फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस करेगा। वो जब कभी इंटरफेरेंस करेगा तो फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अभी तक आप देखते होंगे जो इलेक्टोरल रोल बनता है, हालांकि वोटर आई कार्ड एक ही है, लेकिन इलेक्टोरल रोल दोनों का अलग अलग रहता है। बात हो रही कि नहीं एक ही इलेक्टोरल रोल से तीनों इलेक्शन करवाए जाएं। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, स्टेट को जो पावर दिया गया, एक संवैधानिक संस्था के रूप में उसका गठन किया गया, उस संवैधानिक संस्था का जो एग्जिस्टेंस है वो यहां से प्रभावित होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका जो कंसेप्चुअल बातें हैं, जो इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट या इससे जुड़ा हुआ जो, इसके अलावा देखिएगा तो इसमें से कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा, जहाँ से अक्सर प्रश्न बीपीएससी अक्सर ऐसा काम करती है, कभी पूछ देगी कि इस कमिटी में कौन कौन लोग थे, इस कमिटी में कौन कौन लोग नहीं थे। तो इन लोगों का नाम 8 का याद ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष जो थे वो रामनाथ कोविंद थे। इसके अलावा अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह बिहार से ही हैं। ये भी पूछ सकता है कि बिहार से प्रतिनिधि कौन थे। डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, इतने लोग शामिल थे। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। रिपोर्ट का डेट याद रखिएगा, कभी कभार एक्सेप्शनल केस में ये सब प्रश्न पूछ दिया जाता है। मार्च 2024 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ था।
तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ा हुआ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखेंगे नहीं, पर नज़र दौड़ाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी अक्सर पूछती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए आप। ये उससे जुड़ा हुआ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप नोट डाउन करते जाएंगे। ऑनलाइन में जो हैं कुछ भी उनकी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं 23वां विधि आयोग। सबसे पहले तो हम लोग आएंगे कि एक जगह पर आप लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पॉलिटी का प्रश्न रहता है और अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि पूरे टेस्ट के दौरान हमने देखा है एक तरह का क्वेश्चन कि ये कौन सा कमीशन है। तो एक रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक रहता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक रहता है स्टैच्यूअरी, एक रहता है नॉन स्टैच्यूअरी। यही 4 विकल्प रहता है ना। अक्सर हम शायद ही कभी देखे हैं जो उस पर सब लोग सही हो या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समस्या क्या आती है, जैसे 4 तरह की बॉडी होती है, इसीलिए हम ये प्रश्न नहीं, ये टॉपिक नहीं डालते, लेकिन हम ये टॉपिक को इसीलिए डाले थे कि अक्सर हम देखते हैं कि सब लगभग लोग कंफ्यूज करते हैं। संवैधानिक, गैर संवैधानिक, उसके बाद वर्ड जो यूज किया जाता है सांविधिक होता है, और गैर सांविधिक। क्या होता है ये थोड़ा बतलाइए हमको, क्यों इसमें कंफ्यूज करते हैं इतना। कॉन्स्टिट्यूशनल में तो दिक्कत नहीं आएगी, तो सीधे बता दीजिए कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है ना। गैर संवैधानिक, जिसका संविधान में नहीं यूज है, संविधान में जिसका प्रोविजन नहीं किया गया, वो गैर संवैधानिक हो गया। कभी कभी असंवैधानिक भी दे दिया जाता है। असंवैधानिक एकदम अलग होता है, जिसको असंवैधानिक मतलब अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाता है, वो असंवैधानिक होता है। मतलब संविधान के अनुसार वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, वो है ही नहीं, गलत है, अवैध है, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्लियर, इस दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसमें क्या दिक्कतें आती है। संवैधानिक और असंवैधानिक पर, सांविधिक और गैर सांविधिक पर क्या होता है। सांविधिक संस्था क्या होती है और गैर सांविधिक संस्था क्या होती है। सांविधिक वही होता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और ये गैर नॉन स्टैट्यूटरी क्या, हाँ, तो वो तो स्टैच्यूअरी हो गया। नॉन स्टैच्यूअरी, नॉन स्टैच्यूअरी किसको कहेंगे, गैर सांविधिक किसको कहते हैं। गुड, जो किसी अधिसूचना के द्वारा जिसको बना दिया जाता है, किसी भी विभाग की अधिसूचना के द्वारा बनाया। जैसे लॉ कमीशन का जो गठन होता है, तो लॉ कमीशन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अधिसूचना जारी करके इसका गठन किया जाता है। एक नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी करके लॉ कमीशन का गठन किया गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि सांविधिक का मतलब हो गया कि जिसको बनाने के लिए किसी एक्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी अधिनियम के द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा। स्टैट्यूट क्या होता है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित हो, उसी को हम पार्लियामेंट के द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति के द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो। जैसे मानवाधिकार आयोग देखिएगा, तो मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे हुआ, मानवाधिकार अधिनियम बना और मानवाधिकार अधिनियम के में मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रोविज़न है। उसी तरह से आप देखिएगा उपभोक्ता फोरम,
उसके लिए एक अलग से अधिनियम है और उसके थ्रू उपभोक्ता फोरम का गठन किया जाता है। इसी तरह से आप देखिएगा सूचना आयोग, सूचना आयोग के लिए एक अधिनियम बनाया गया और उसमें सूचना आयोग के गठन का पूरा प्रोविज़न किया गया। तो जो भी संस्था किसी अधिनियम के थ्रू गठित होती है, किसी अधिनियम के द्वारा गठित होती है, तो वैसे संस्था को हम सांविधिक संस्था कहते हैं, स्टैच्यूअरी बॉडी कहते हैं, जो किसी स्टैच्यूट से गठित हुआ हो, जिसके सपोर्ट के लिए, जिसका पूरा जो कार्य प्रणाली है उसके लिए एक स्टैच्यूट बना दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी संस्था के द्वारा बिना किसी अधिनियम बनाए हुए गवर्नमेंट की अधिसूचना के द्वारा अगर कोई आयोग गठित किया जाता है तो उसको हम नॉन स्टैच्यूअरी, उसको हम अवैधानिक नहीं कहेंगे। अवैधानिक मतलब क्या हो गया? गैर कानूनी हो गया। गैर कानूनी नहीं है वो गैर सांविधिक है, कानून से इतर संस्था है वो। क्लियर? तो ये जब कभी भी होगा तो ये एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंसमेंट के द्वारा होगा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। तो प्रश्न को कभी भी तोड़ मरोड़ के पूछ दे कि गैर इस संस्था, इनमें से कौन सी संस्था है जो कार्यपालिका के द्वारा गठित होती है, तो कभी कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। इसी तरह लॉ कमीशन का जो गठन होता है, ये कहाँ से गठन होता है इसका? लॉ मिनिस्ट्री के एक अधिसूचना के द्वारा। मीन्स कि यह संस्था क्या है? नॉन स्टैच्यूअरी संस्था है। अभी इसका हमको बस यही पर्पस था कि ये चार चीज़ आप समझ लें। नाम ध्यान यहाँ पर रखिएगा, पीपी सिन्हा का नाम याद रखिएगा। पीपी सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और 22वें के जो इसके पहले थे उसके ऋतुराज अवस्थी उसके अध्यक्ष थे। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखिएगा उसको। ये सब तो ध्यान में होगा ही, पढ़े ही होंगे आप लोग अगर लगातार पढ़ रहे होंगे तो। हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे हुए भी है बीपीएससी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, है ना, पूछे हुए एक बार। कभी मुझको लगता है कि 64वीं से लेकर के 68वीं 69वीं तक में कहीं एक बार हम नज़र इस प्रश्न पर पड़ी हुई है। तो देखिए, कभी कभी आप सब जैसे एक दो बार प्रश्न देखिएगा। एक बार पूछा गया था कश्मीर के अंतिम शासक कोई चक थे, उनको बिहार में कहाँ दफनाया गया है। अब सब लोग उसको हिस्ट्री की किताब में तलाश रहे थे कि तो इतिहास का प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न क्या था? करंट का प्रश्न था। वो उस उर्स था उनका और उस एवज में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वगैरह का बिहार में विजिट हुआ था, तो वहाँ से करंट में वो प्रश्न उठा करके पूछा गया था। अब हिस्ट्री की किताब को कितना भी उलटते रहेगा वो कहीं नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर देखिएगा एक प्रश्न पूछा गया था कि चंपारण में गांधी जी को सेव कर मतलब बचाने का काम किसने किया था, तो बतक मियाँ का था। वो भी उस समय का करंट का था, विधानसभा में उस पर चर्चा हुई थी। अब आप कितना भी चंपारण सत्याग्रह उलट के पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। तो आप कहें अगर ये कहाँ से भी बीपीएससी पूछ लेता है। तो कभी कभी हिस्ट्री और पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं ना, वो करंट से जुड़े हुए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चलिए, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा रहा हो, आपका कंसेप्ट इतना हो कि आप वहाँ तक पहुँच जाइए। आप इतना तक सोच लीजिए कि हमको सही आंसर चुन लेना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली मनाया जाए। डायमंड जुबली मीन्स 100 साल। ये ध्यान में रखिएगा। 25वां को क्या कहते हैं? सिल्वर, 50 गोल्ड, उसके बाद डायमंड 75, और फिर 100वीं जयंती जो होती है उसको डायमंड प्लेटिनम कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऐसे भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 74 में। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 74 में उसका गठन किया गया था। हालांकि उसको 1861 के हाईकोर्ट अधिनियम के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद पूरे भारत में अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग हाईकोर्ट एक्ट
1861 के द्वारा हाई कोर्ट बनाया गया और फिर उसके ऊपर प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकता था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा फेडरल कोर्ट की बात कही गई, यद्यपि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। इसके बाद भारत का जब संविधान एडॉप्ट किया गया तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। चूँकि इसका अभी हीरक जयंती वर्ष मनाया जाएगा 2025 तक के लिए, 24 से 25 का जो वर्ष है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था, मीन्स की ओपनिंग जो हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का। याद रखिएगा ये डेट, कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल प्रश्न यहाँ बीपीएससी में पूछने की आदत रही है, वो पूछ देता है कभी कभी। तो फर्स्ट न्यायमूर्ति का नाम याद रखिएगा, हीरालाल कानिया थे। इसके बाद इसी दिन 1 सितंबर 2024 को जो हीरक जयंती वर्ष मनाया जाएगा, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और उसका प्रतीक चिन्ह दोनों जारी किया गया है। ध्वज आपके सामने है, ध्यान में रहेगा, नीला रंग का झंडा है। नीला रंग के झंडा के बीच में संविधान की पुस्तक है गोल्डन कलर से, और उसके ऊपर से गुंबदाकार बिल्डिंग जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको उभरते हुए दिखाया गया है। और उसके नीचे में यतो धर्मस् ततो जयः लिखा गया है, और ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की। यही सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह होगा, और यही सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज है, ध्वज इसको और बनाया गया है, और गोल्डन कलर से उसका चित्रण किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है ये सब चीज़, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण उतना नहीं है, लेकिन ध्यान में आप रखेंगे। एक आते हैं हम लोग संविधान हत्या दिवस। यह नया लोकसभा का जैसे ही गठन हुआ, उसी के साथ साथ सबसे पहला सत्र जो चल रहा था हमारे संसद का, मीन्स कि 18वें लोकसभा का जो पहला सत्र चल रहा था, उसी में इस पर प्रपोजल आया और संविधान हत्या दिवस को मनाए जाने की बात कही गई, और इसको स्वीकार भी किया गया। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, क्या था आखिर, और किस प्रकार क्यों इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। हालांकि पॉलिटिकल क्या बातें हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो 25 जून 1975 को चूँकि भारत में उस दिन आपातकाल लागू किया गया था, और ये जो डेट लिया गया कि 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब संविधान हत्या से क्या समझते हैं, किस चीज़ को ये इंगित करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया गया था, कैसे? इमरजेंसी प्रोविजन का गलत तरीके से यूज करके। गलत तरीके से यूज करके, कैसे गलत तरीका से यूज किया गया था? इसे अप्रूवल कराने के लिए प्रेसिडेंट के पावर को कर्टेल किया गया था। ये अपने जेपी थे ना, वो जो बोले थे ना कि सैनिक लोग वो सहयोग करो, प्रभात से इंदिरा गांधी के सामने इलाहाबाद में सहयोग। नहीं, संविधान जेपी क्या बोले क्या नहीं किया, हम करें कि पॉलिटिकल चीज़ों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के बारे में जानना है। इंदिरा गांधी हाँ को प्रधानमंत्री के लिए वो घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट। अच्छा अच्छा। इलेक्शन उसका बर्खास्त कर दिया गया। उसको पावर मानी इमरजेंसी ला दी। बोलिए। आपातकाल इम्पोज करके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया गया। अच्छा, और उस समय सर सीजेआई जो थे उसका अपॉइंटमेंट में भी वो किया गया, जैसे सीनियर मोस्ट को अपॉइंट किया जाता था उसको बाईपास किया गया था। तो दो वर्ड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड जुडिशियरी। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे जहाँ पर लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है, हमको लगता है तो मूल संविधान का जो मूल जिस्ट है वो क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश किसके द्वारा की गई? आपातकाल के द्वारा। आपातकाल के द्वारा क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक जो भी संस्थाएं थी, उस लोकतांत्रिक संस्था को अलोकतांत्रिक बनाने का काम किया गया था। क्योंकि आपातकाल यद्यपि उस समय लागू ही था,
ऐसा नहीं था कि आपातकाल नहीं लागू था। 71 वाले इमरजेंसी को ख़त्म करने का कोई प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ था उस समय। हालांकि 71 का जो इमरजेंसी लागू किया गया था वो इमरजेंसी युद्ध के कारण था, वार के कारण था। लेकिन इस समय फर्स्ट टाइम भारत में, इसके पहले जब भी इमरजेंसी लागू हुआ था 62 में लागू हुआ था, जब चीन से लड़ाई हमारी चल रही थी। उसके बाद 71 में लागू किया गया था। लेकिन इस टाइम में जो तीसरी बार जो इमरजेंसी लागू की गई, उस समय क्या किया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, इंटरनल डिस्टरबेंस तो बाद में जोड़ा गया, समझिए कि सशस्त्र क्रांति के आधार पर। क्लियर? तो इसके कारण क्या हुआ कि एक इमरजेंसी को लागू रहते हुए दूसरा इमरजेंसी जब लागू किया गया, तो इसी बात को लेकर के जो उस समय की दक्षिणपंथी ताकतें थी, दक्षिणपंथी ताकतों ने समाजवादियों के साथ समझौता किया और इन दोनों ने मिलकर के एक विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। खैर वो बड़ा लंबा डिबेट है, उस डिबेट में मैं उलझना नहीं चाहूँगा। हम लोग करंट का क्लास संचालित कर रहे हैं, ये डिबेट हम लोग फाउंडेशन के लिए छोड़ते हैं। फाउंडेशन में जम के इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दो चीज़ें था, तो इसके लिए इस बार सरकार ने निंदा प्रस्ताव पेश किया, निंदा प्रस्ताव पारित भी किया गया 18वीं लोकसभा के द्वारा। और इसी को बोलते हुए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई। इसी के साथ साथ एक और दिवस मनाने की बात की गई। दूसरा जो दिवस था केंद्र सरकार के द्वारा जो मनाया गया 17 सितंबर को, ये कौन सा दिवस मनाया गया है? भारत सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि आप लोग अखबार उखबार नहीं पढ़ते हैं। झूठों का हमको कह दिया कि अखबार उखबार पढ़ते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। ये भी हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ये क्या था? हैदराबाद को इंडिया में मिला दिया गया था, वो प्रोविंस जो था। तो डेट याद रखिएगा कब मिलाया गया था। 17 सितंबर कब? डेट याद रखिएगा, क्योंकि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये कभी हुआ था, ये घटना हैदराबाद तो कभी मुक्त कराया गया था। किससे मुक्त कराया गया था? निज़ाम से ही। लेकिन लड़ाई जो हुई थी वो रजाकारों के, कासिम सिराजी नाम का एक वहाँ का लोकल कहिए कि सेफगार्ड्स था उसका, निज़ाम के सेना का एक ये था जो रजाकारों का सेना गठित किया था। उसी के खिलाफ भारत का जो सरकार, भारतीय सरकार, भारतीय पुलिस या भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी और उससे मुक्त कराया गया था हैदराबाद को, और हैदराबाद को भारत में विलीन किया गया था। तो ये घटना घटी थी 1948 में, याद रखिएगा। और ये पूरी जो घटना थी इसको कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये याद रखिएगा। क्लियर? हाँ, एक महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम सरकार के द्वारा पारित किए गए, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक दूरसंचार अधिनियम है। दूरसंचार अधिनियम किस चीज़ के लिए पारित किया गया है? उद्देश्य क्या था इसका? सरकार के समक्ष ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण वो इस अधिनियम को पारित करने के लिए बाध्य हुआ था? ना पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, इतना वक्त उस पर जाया किया गया, तो इसका मतलब जरूर कुछ समस्या रही होगी। तो समस्याएं क्या क्या हैं? या दूरसंचार के क्षेत्र, आप लोग सभी लोग दूरसंचार का यूज करते होंगे, आज इसको धड़ल्ले से यूज करते हैं।
तो वहाँ पर देखिए कि समस्याएं क्या क्या आ रही है, उसी समस्याओं का ना समाधान यहाँ पर खोजा जाएगा। AI का यूज हवा में तीर नहीं चलाइए। दूरसंचार में उसका एक पार्ट हो सकता है एआई, लेकिन एआई इससे गाइड नहीं होता है। एआई जो गाइड होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से गाइड होता है वो सब चीज़। क्लियर? तो दूरसंचार में को लेकर के समस्या क्या है? सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के है। एक व्यक्ति कितना सिम कार्ड होल्ड कर सकता है उसको लेकर के है। तो ये सब चीज़ को विनियमित करने के लिए सरकार के द्वारा दूरसंचार विधेयक 2023 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की का इसको अनुमति मिल गया। मुख्य रूप से है कि नेटवर्क का विकास, इसके साथ साथ उसका संचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला जो होगा उसको विनियमित करने के लिए हाँ, वो कंपल्सन कर दिया गया है कि जितना भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे सर्विस प्रोवाइडर को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो सरकार की निगरानी में होंगे। क्यों? क्योंकि समस्या आ रही थी डाटा के ट्रांसफ़र की। क्योंकि आप संचार नेटवर्क का यूज कर रहे थे और वो नेटवर्क के पास आपका सारा पर्सनल डाटा होता था, तो ज़रूरत थी उस डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसको एक अपना एफिडेविट पहले देना पड़ेगा कि हम डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तभी जाकर के उनको लाइसेंस मिलेगा। तो विदाउट लाइसेंस आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकते। जैसे देखिएगा नेट, खासकर मोबाइल तो नहीं लेकिन नेट को लेकर के बहुत सारे जो छोटे छोटे स्तर पर सर्विस प्रोवाइडर है वो नेट की सेवा प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है, क्योंकि उसके थ्रू क्या हो सकता है, उसके थ्रू सही तरीका से यूज किया जाए तो ठीक ही है, लेकिन गलत हाथों में अगर चला गया और आपका डाटा अगर कहीं गलत हाथों में चला गया तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दूर संचार को लेकर के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेट की सेवा प्रोवाइड, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, व्यक्ति नहीं कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, चाहे वो टाटा का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे जियो हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे कोई भी हो, तो विदाउट लाइसेंस वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। और दूसरा चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम कितना सिम होगा ये निश्चित किया गया है। कितना होना चाहिए? 9 निश्चित किया गया है। 9 सिम एक व्यक्ति के लिए 9 सिम निश्चित किया गया है कि 9 से ज़्यादा सिम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। एक आइडेंटिटी पर, एक कार्ड पर मैक्सिमम एक व्यक्ति जो है वो 9 सिम तक होल्ड कर सकता है। क्लियर? अगला ये हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। यह आज रिलेवेंट इसलिए हुआ है क्योंकि इसको 11 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी करके 11 मार्च 2024 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसको लागू किया गया है। लागू करने का काम जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, यह 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? नागरिकता अधिनियम किस चीज के लिए चर्चा में था? क्या चीज है ये? सिटीजनशिप देने का। किसको? किन कंट्री के माइग्रेंट? पाकिस्तान। सीधी बात है कि जैसे ही हम नागरिकता की बात करेंगे तो ये अधिनियम जो लाया गया है वो नागरिकता प्रोवाइड करवाने के लिए, नागरिकता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि संशोधन कहाँ किया जाएगा? इस अधिनियम के लिए संशोधन कहाँ किया जाएगा? बोलो बोलो। जो नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसमें संशोधन किया गया है, न कि किसी संविधान में संशोधन किया गया है। क्लियर? तो कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे और आप वहाँ पर जाकर के लगातार कंफ्यूज होते हैं।
दूसरा चीज़ बाय द वे, नागरिकता से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो नागरिकता से जुड़ा हुआ चीज़, नागरिकता से जुड़ी हुई बात अगर संविधान से लेकर के पूछ लिया जाए फिर कि नागरिकता को लेकर के अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो 368 के किस क्लाउज से गाइड होगा? कन्हैया जल्दी से बतलाइए तो। नहीं पता। 368 में 2 तरह का संशोधन होता है ना। हम जान के कंफ्यूज कर रहे थे, अब सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नागरिकता में और स्टेट फॉर्मेशन में कोई संशोधन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं होता है। क्यों भूलते हैं इस बात को? ऐसा प्रश्न खूब पूछेगा, अक्सर हम इसीलिए पूछते हैं। आर्टिकल 368 का ये यूज ही नहीं होगा यहाँ पर कभी भी। स्पष्ट प्रोविजन है, आर्टिकल 4, 5 को कभी पढ़िए, देखिए कि इसमें किया गया कोई भी संशोधन 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। हम जान के इसलिए पूछे थे कि ध्यान में है भी या नहीं है, जबकि खूब डिटेल में आप लोग के साथ चर्चा किए हुए सब टॉपिक का। अरे नहीं पूछता है कोई अलग बात है। नहीं, कोई भी चीज़ इसी तरह से अगर पूछेगा तो आप अलर्ट नहीं रहिएगा, तो कुछ भी पूछेगा इस तरह से तो आप गलत करके ही ना आइएगा। अब आते हैं हम लोग कि किनको नागरिकता दिया जाने वाला है। तो नागरिकता किन किन लोगों को दिया जाने वाला है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहां से आने वाले लोगों को। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। शर्त क्या क्या है? वहाँ की माइनॉरिटी हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन कम्युनिटी, वहाँ की माइनॉरिटीज हो। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई हो। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई, यही माइनॉरिटीज़ को इसके अंतर्गत भारत का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। कौन कौन? तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। दूसरा शर्त क्या है कि इनेबलिंग डेट की 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आ चुके हों। ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत में आ चुके हों और भारत में रहने की मंशा से भारत में रह रहे हों। भारत में रहने की मंशा से भारत में रह रहे हैं। और तीसरा शर्त है कि उनको 8वीं अनुसूची का कोई एक भाषा आता हो। 8वीं अनुसूची का कितने भाषा है वहाँ? तो उस 22 भाषा में से कोई एक भाषा उन्हें आती हो। क्लियर? अब सोचिए कि यह अधिनियम 2019 में पारित हुआ और 5 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या कारण रहा होगा इसके लिए? सरकार ने क्या कारण दिया? हमको नहीं पता है क्या कारण था, क्या नहीं था। सरकार तो कुछ कारण बताए होंगे ना कि हम उसी समय पारित कर दिए, राष्ट्रपति का उसी समय सिग्नेचर हो गया, रामनाथ कोविंद इस पर उसी समय सिग्नेचर कर दिए थे, एक्ट बन गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो इतना टाइम क्या चीज़ में लग गया सरकार को? सरकार तो कुछ रीज़न बतलाएगी ना कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। उन लोगों को टाइम दिया गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट जमा करना। इससे कुछ लेना देना नहीं भाई। नागरिकता अधिनियम लागू होगा उसके बाद में वो सब प्रोसेस शुरू होगा। ये सब प्रोसेस तो तब शुरू होगा जब अधिनियम लागू हो जाएगा। अधिनियम तो अभी हवा में था, पारित उरित होकर के इसको सजा उजा के रख दिया गया था। जैसे लेबर कोड्स को 19 में 2020 में पारित करके सजा के रखा हुआ है, आज तक उसको लागू नहीं किया गया है ना। बहुत सारे अधिनियम संसद ने पारित कर दिए हैं, उसको रोज़ फूल अगरबत्ती लगा करके लोग, जैसे आप बुक खरीद के लाते हैं ना, बहुत सारा उसको घर में सजा करके रख देते हैं। या बहुत लोग हिंदू पढ़ते हैं अखबार, खरीद करके लाते हैं, ठीक उसी तरह से वो कबाड़ी के हाथ में चला जाता है।
मतलब पर्सनल नहीं लीजिएगा। तो उसी तरह से इसको सजा करके रखा गया था। क्या कारण रहा होगा भाई? सरकार, हम क्या कारण रहा होगा उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, कारण तो सबको पता है कि क्या था। सरकार ने रीज़न यही दिया कि हम इतना टाइम हमको लग गया इसका रूल्स बनाने में। सरकार ने कहा कि चूंकि अधिनियम पारित हो गया था, इसका जो रूल्स था वो हम नहीं बना पा रहे थे, तो रूल्स बनाने में हमें 5 साल का टाइम लग गया। 5 साल में हमने इसके रूल्स को बनाए हैं, अब जा कर के हम इसको लागू करेंगे। सरकार के द्वारा जो तर्क दिया गया है वो तर्क यही था कि अधिनियम का जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें यही कहा कि इसका जो नियम और विनियम है वो बनाने में मुझे इतना वक्त लग गया, जिसके कारण से उस समय ये पारित नहीं किया जा सका। एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया था पिछले साल इसी सब समय में, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के। यहाँ क्या विवाद था? अपॉइंटमेंट को लेकर। हाँ, वही ना जानना चाहते हैं, क्या विवाद था, क्यों ये मामला अचानक से क्यों उभरा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के कोई एक सीनियर लीडर और कहाँ से वो बात कहाँ से आई थी? वहीं से तो हम जानना चाहते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। ये केस यहाँ पर लिखा हुआ होगा, अनूप वर्णवाल वर्सेस भारतीय संघ, अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहीं से इस मामले की शुरुआत होती है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया। अगर आपके पास आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो तो एक बार देखिएगा, आर्टिकल 324 क्या कहता है वो, नियुक्ति कैसे होगी। तो वहाँ पर वो स्पष्ट रूप से प्रोविज़न करता है कि पार्लियामेंट इसके लिए अधिकृत है कानून बनाने के लिए। अब तक की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया थी कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता ये मिलकर के कमेटी बनती थी। वो कमेटी वहाँ पर अपॉइंट करती, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनका से होता था, अपर हैंड होता था। अब यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि ये जो नियुक्ति होगी, ये नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा होना चाहिए। और इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग होंगे? तो एक प्रधानमंत्री हों, दूसरा सीजेआई होंगे, और तीसरा जो विपक्ष के नेता, या अगर विपक्ष का नेता कोई नहीं है तो जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा, जो सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी होगी, उसके लीडर को इस कमेटी में रखा जाए और उस कमेटी के द्वारा नियुक्ति की जाए। इसके बाद पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, और एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि इस चीज़ को तब तक फॉलो किया जाए जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना लेती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रोविज़न था, ये जुडिशियल ओवररीच का प्रोविज़न था कि न्यायपालिका जो है वो संसद के काम में हस्तक्षेप कर रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कानून नहीं बनाया है, आप जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रोविज़न लागू रहेगा, आप कानून इसके लिए बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट को उसने कहा कि यू आर फ्री टू मेक एनी, यू आर फ्री टू इनैक्ट एनी लॉ फॉर दिस पर्पस। आप जब तक कानून नहीं बनाते हैं तब तक हमारा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कंपलसरी होगा, इस डायरेक्शन को मानना होगा। आनंद फानंद में सरकार को लगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो हमको डंडा दिखा रही है, चलो अब उसको हम बतलाते हैं कि क्या करना है। सरकार ने आनंद फानंद में एक कानून बनाया। अब सरकार ने कानून बनाया तो वहाँ पर भी उसने 3 सदस्यीय समिति को बरकरार रखा, लेकिन इस 3 सदस्यीय समिति में एक कैबिनेट मंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक प्राइम मिनिस्टर, 3 लोगों से मिलकर के यह समिति बनेगी। इस समिति के द्वारा
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। अब बात आता है कि किन लोगों की नियुक्ति की जाएगी, उसका चयन किसके द्वारा होगा। जिन लोगों की जैसे ऐसे नहीं ना कि रोड पर से किसी को जाएगा और उठा करके कहेगा क्या रहे भाई चलो चलो तुमको मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब 3 सदस्यीय समिति है तो किसको चुनेगी, उसका कुछ क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कौन लोग। तो वहाँ पर हुआ कि कम से कम 5 सदस्य को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो शॉर्टलिस्ट एक चयन समिति के द्वारा किया जाएगा, जिस चयन समिति में लॉ मिनिस्टर और 2 केंद्रीय सचिव होंगे। इनसे मिलकर के एक समिति होगी। वो समिति 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। उस 5 लोगों में से प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी होगी वह एक व्यक्ति को चुनने का काम करेगी। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी है उसको ये अधिकारिता होगी कि वो जो ये शॉर्टलिस्ट करके जो नाम भेजा गया है, इस नाम को हटा करके इससे इतर भी किसी व्यक्ति को चुन सकता है। तो विवाद जो था वो इसी विषय को लेकर के था, इसको लेकर के नहीं विवाद था। चूंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की बात या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसमें रखा जाए न रखा जाए, वो चिंता की बात नहीं। चिंता की बात ये थी कि भाई ये जो चयन, फिर इस चयन समिति की ज़रूरत क्या है। जब आप इसको बाईपास करने का प्रोविज़न वहाँ बना ही दिए हैं तो इसको इस चयन समिति की ज़रूरत क्या रह जाती है। खैर वो मेंस के समय में हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या? हाँ, 2 सचिव होंगे और 1 लॉ मिनिस्टर होंगे। क्या? 5 मेंबर को शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक में? अगला हम लोग आते हैं समान नागरिक संहिता। ये बहुत हॉट टॉपिक है, यदा कदा इसकी चर्चा होते रहती है, कभी किसी के द्वारा कभी कहीं, हमेशा चर्चा होती रहती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि समान नागरिक संहिता है क्या? वही तो हम जानना चाहते हैं। पर्सनल लॉ खट से बोल देते हैं, ये पर्सनल लॉ क्या है? वही ना, पर्सनल लॉ क्या है वही तो जानना चाहते हैं। पर्सनल लॉ से क्या गाइड होता है? मैरिज हो गया, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें उस पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। और कुछ? अलग अलग होता है। एडॉप्शन और संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, विवाह, दत्तक पुत्र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, संपत्ति अपना जो पैतृक संपत्ति है उसको गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब संपत्ति से जो जुड़ा हुआ मामला है और विवाह से जुड़ा हुआ जो मामला है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट या जो सरकार के खिलाफ जो भी काम आप करते हैं वो सब एक ही अधिनियम से गाइड होता है, चाहे वो आईपीसी से गाइड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो अधिनियम है उससे गाइड हो। लेकिन जो आपका व्यक्तिगत धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे विवाह, विवाह को देखिएगा तो हिंदू धर्म सेक्रामेंट संस्कार मानता है। इस्लाम, बाकी हिंदू को छोड़ करके बाकी कोई धर्म जो है उसको संस्कार नहीं मानता है। यद्यपि हिंदू विवाह भी अब जब से उसमें डिवोर्स को रखा गया उसके बाद से वो भी अब कम्प्लीटली सेक्रामेंट्स नहीं रह गया, हालांकि कुछ रिचुअल का परफॉर्मेंस को अभी भी माना जाता है विवाह का प्रूफ। तो हिंदू विवाह भी जो अब है वो संस्कार प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों का सम्मिलन हो गया है। पहले केवल संस्कार ही हुआ करता था, वो अटूट बंधन होता था जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। कितने जन्मों का होता था बंधन जी? 7 फेरा लेके 7 जन्म के लिए बंध जाते थे। तो अब क्या किया गया है कि अब उसको आप कब 72 की 76 कब किया गया मुन्ना? डिवोर्स को कब इम्प्लीमेंट किया गया हिंदू कानून में? शायद हमको लगता है 76 में शायद डिवोर्स के लिए अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल सेक्शन 13 में। खैर देखना, वो आपके चर्चा का चीज़ नहीं है। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि हिंदू विवाह, हाँ, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि प्रोग्रेसिव कौन कानून है, हिंदू कानून या मुस्लिम कानून?
तो हमेशा प्रोग्रेसिव जो है वो मुस्लिम कानून है हिंदू कानून की बनिस्बत, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, चाहे प्रॉपर्टी में महिलाओं का हिस्सा हो, चाहे विवाह विच्छेद की बात हो, हर जगह मुस्लिम कानून जो है वो हिंदू कानून के बनिस्बत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। हिंदू उस बहुत इधर आकर के, वो भी न्यायालय निर्णय के बाद लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देना शुरू किए थे, और वो हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम के शुरुआत के समय से ही महिलाओं का प्रॉपर्टी में राइट उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया था। हालांकि हिंदू लोग बहुत नाराज़ होते हैं कि लड़कियों को क्यों राइट दे दिया गया है प्रॉपर्टी में। अपने अपने पारिवारिक इसमें जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। खैर उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उसने इस चीज़ को बखूबी लागू किया। तो सबसे पहला चीज़ है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस दिशा में पहल किया गया है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रहा है। मतलब कि विवाह, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब एक ही तरह के कानून से सभी लोगों के द्वारा, सभी मतलब कि जो भी वहाँ की वहाँ पर रहने वाले जो लोग होंगे, जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स होंगे, उन सब पर ये एक समान तरीका से लागू होगा। मीन्स कि उत्तराखंड, हाँ, ट्राइबल्स के लिए एक स्पेसिफिक बैरियर है, आर्टिकल 366 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ता में सबसे बड़ा बाधा ट्राइबल्स ही है, क्योंकि ट्राइबल्स को आप क्या मानिएगा, हिंदू में रखिएगा या अलग रखिएगा उसको, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, बहुत सारे ट्राइब मुस्लिम हैं, और बहुत सारे ट्राइब जो उनका अपना तरीका है उस तरीका को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ट्राइब्स जो है वो हिंदू रिचुअल्स को भी फॉलो करने लगे हैं। तो उनको क्या माना जाए और क्या वो आपकी बातों को मानेंगे? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न रखा था, उनको स्पेसिफिक संरक्षण दिया था कि उनका जो कानून है उसमें जैसे आप देखिएगा जब पंचायती राज अधिनियम बना तो वहाँ भी पेशा का प्रोविज़न रखा गया कि ट्राइबल्स का जो एरिया होगा वहाँ पर अलग तरीका से उसका संचालन होगा, है ना। तो ट्राइबल्स पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, ट्राइब्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अधिनियम है वो इससे बंधे हुए नहीं होंगे। तो जैसे ही एक बड़ी जनसंख्या को आप इससे छोड़ दे रहे हैं तब आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा अधिनियम महज खानापूर्ति, महज हल्ला हंगामा का चीज़ है, वास्तव में इसका कुछ इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रखा है। वो विवादास्पद विषय है, उस पर हमको ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक पहल किया है। इससे संबंधित डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है याद रखिएगा उसको, उस आर्टिकल को भी ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है। तो डायरेक्ट यहाँ से ना पूछ करके सीधे पूछ लिया जाएगा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए संविधान में कहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्लियर? एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह एक संविधान संशोधन है। इसको थोड़ा डिटेल में बतलाइएगा, ये आखिर है क्या, था क्या? बड़ा शोर शराबा के साथ बड़ा भयंकर नाम दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 1/3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, 1/3 पार्ट जो होगा पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, वहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। सब दल इस पर एक मत हो गए, और अभी 18वीं लोकसभा से पहले हुआ था ये काम। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी कि घट गई? घट गई। तो आपकी जो मंशा है, नहीं, आप अगर अधिनियम पारित करने जा रहे हैं तो जिस भारी भरकम बातों के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप उस अधिनियम को, आप ये ना करें कि संविधान में हमने प्रोविज़न कर दिया, हम उससे बंधे, संविधान में हमने जो तरीका बताया उस, तो आप उसकी दिशा में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको दिखाना चाहिए था।
नहीं नहीं नहीं, आनंद फानंद में नहीं, आप अपने तरीका से तो इनिशिएटिव ले सकते थे। आप देखिए टीएमसी ने कितने महिला प्रत्याशी को खड़ा किया, जो उसके बारे में चर्चा करती है, जो उसके बारे में बोलती है, उसने कितने महिला प्रत्याशी को खड़ा किया। और जो लोग इसका हंगामा किए उन लोगों ने कितने महिला प्रत्याशी को खड़ा किया। तो आपकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। आपका जो काम होता है वो आपके इंटेंशन को बतला देता है कि आपका इंटेंशन क्या है ना। क्या हम गलत कह रहे हैं कुछ? आप अगर कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे और जब समय आता है कि आप इस दिशा में थोड़ा सा काम करके दिखलाइए, तो वहां पर आपके सर पर सहस्त्र घट जल पड़ जाता हो, तो आपकी क्या छवि बनेगी? खैर, तो 128वां, इसे भी याद रखिएगा, ये सब खूब पूछा जाता है यहाँ। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था और 106वां संविधान संशोधन विधेयक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में इसको पारित किया गया। अच्छा, पहली बार ये मामला कब उठ करके आया था भारत में? फर्स्ट टाइम ये मामला कब उठ करके आया था? पढ़े होंगे ना, उस समय अखबार में खूब आ रहा था ये न्यूज़। सबसे फर्स्ट टाइम जब एचडी देवगौड़ा भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, 11th लोकसभा थी, तो उस टाइम में सबसे पहले इस अधिनियम को लाया गया। उसके बाद फिर 12वीं लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम में इसको प्रस्तुत किया गया। थर्ड टाइम फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही इसको प्रस्तुत किया गया। फोर्थ टाइम मनमोहन सिंह के टाइम में इसको प्रस्तुत किया गया। और ये फिफ्थ टाइम्स था जब सरकार ने इसे प्रस्तुत किया और इसे पारित किया। अब बात आता है कि जब इसको प्रस्तुत कर दिया गया और पारित कर दिया गया, तो आखिर वैसी वो कौन सी बंदिशें थी जिसके कारण से इसको लागू नहीं किया गया? तो इस संशोधन अधिनियम में ही कहा गया कि यह अधिनियम तब लागू होगा जब नया जो परिसीमन है वो नया परिसीमन हो जाएगा। उस नए परिसीमन के बाद ही यह अधिनियम लागू होगा। अब आप बतलाइए कि ये नया परिसीमन जो होगा वो कब होगा? क्या ऐसा प्रोविजन है कि 2026 के बाद नया परिसीमन होगा? 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा उस सेंसस के बाद होगा। अब बतलाइए, 2021 में जैसे हर 10 साल पर सेंसस हो, 2021 का क्या सेंसस अभी तक आ गया है? नहीं आया है। तो आप लोग बतलाइएगा ना। बिहार सरकार तो अपना करवा दी, आखिर कब होगा? अभी तक तो ये सीक्वेंस कभी नहीं टूटा था। यह सीक्वेंस मतलब अगर आप देखिएगा तो 3 से 4 साल के अंदर हर बार, या तो एक का अगर आप देखिएगा तो 2005 तक आते आते उसका फाइनल डाटा आ जाता था, जब बहुत कम साधन थे। आज तो बहुत सारा डिजिटल साधन आपके पास है, आप आराम से काउंट कर सकते हैं, आपके पास आधार कार्ड, मतलब हर कुछ है। तो भी 2021 से जिस प्रोसेस को शुरू होना चाहिए था, अब कितना हो रहा है? 2024 खत्म होने को है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो 2026 के बाद जो पहला सेंसस आएगा, उस सेंसस के बाद परिसीमन के लिए मतलब परिसीमन का जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल और वो जो परिसीमन होगा, वो परिसीमन केवल परिसीमन नहीं है, वो है सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात। 2026 के बाद जो है वो परिसीमन तो हो सकता है, स्टेट के अंदर जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको बदला जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। स्टेट को जो अलॉटेड सीट है वो सीट बढ़ना चाहिए। तो ये कब होगा? इसमें क्या होगा? सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसी से ना बंधा हुआ है 2026 तक का जो संशोधन है वो। तो जब सेंसस आएगा तब होगा। जैसे ही ये सीटों की संख्या बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्या विवाद उत्पन्न होगा? नॉर्थ वर्सेस साउथ का विवाद उत्पन्न होगा। वो कहेगा कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल किए, इसके एवज में क्या हो रहा है कि हमारा सीट कम रहा है, और नॉर्थ वाले जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ाते चले गए, इस एवज में उनको और ज़्यादा
इनाम मिल रहा है। जैसे कि फिनांस कमीशन में इस बात को उन लोगों ने उठाया था। फिनांस कमीशन में इस बात को, फिनांस कमीशन एक अलग चीज़ था, वो फंड के लोकेशन को लेकर के था, वहाँ अलग अलग फैक्टर को बना करके उसको डिसॉल्व किया गया उस समस्या को। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यह पूरी तरह से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आधी आबादी जो बहुत प्राउड फील करती है, उस आधी आबादी को झांसा देने का काम किया गया है। क्योंकि न ये चीज़ होगा, न 9 मन तेल होगा, और न राधा नाचने वाली है। रियलिटी में यही होने जा रहा है। खैर, तो क्या क्या चीज़ था ये याद रखिएगा। नया संसद भवन में ये पहला विधेयक था, वो चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। हल्ला हंगामा जितना हो सके, नए नए रिचुअल्स, ये सब चीज़ खूब किए जाते हैं। उसी से आप प्रसन्न होइए। जैसे बच्चा को चुप कराने के लिए झुनझुना नहीं थमा दिया जाता है कि झुन 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 बजते रहता है, तो वो बच्चा उतना देर तक उसका मन बहलते रहता है। तो वैसे ही झुनझुना थमा दिया गया, आप झुनझुनाते रहिए उसको। क्या है, तुमको तो मिल गया 33%, है ना? क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? हाँ, एक बिहार से जुड़ा हुआ मैटर है, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल में संशोधन हो रहा है, उसको एक बार आप उससे गुजर जाइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए परिसर और उसके परिसर का माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो इस कारण से यह चर्चा में है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। चूँकि इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न इतिहास में भी पूछा जा सकता है आपसे फैक्ट उठा करके, क्योंकि उस समय खूब पेपर में इसके बारे में लिखा जा रहा था। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त, ये तो ध्यान में होगा ही कि कुमारगुप्त के द्वारा शुरू किया गया। हर्षवर्धन के द्वारा भी संरक्षण दिया गया। आगे चल करके पाल जो राजा थे उन्होंने भी इसको संरक्षण दिया। धीरे धीरे यहाँ पर संरक्षण मिलना राज्य का बंद हो गया, फिर धीरे धीरे इसका पतन हुआ। अंतिम जो इसका बख्तियार खिलजी का हमला हुआ, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया। हालांकि बहुत सारी थ्योरी अलग अलग तरीक़ा से इस पर दिए जाते हैं, तो वो फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब आता है कि इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले खोज इसकी बुकानन के द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा फैक्ट, कि नवीन मतलब आधुनिक भारत में इसकी खोज बुकानन हैमिल्टन के द्वारा की गई, और कर्निंघम के द्वारा इसकी पहचान विश्वविद्यालय के रूप में की गई। नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जो इसकी पहचान थी, यह अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा इसकी पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय का ये खंडहर है। चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक प्रश्न है, तो उस समय के अखबार में खूब इस तरह के न्यूज़ सब आए थे। मुझे लगा कि हो सकता है कहीं वहाँ से कभी प्रश्न वो उठा करके दे, तो आप कर सकते हैं। फिर आता है कि इस विश्वविद्यालय की शुरुआत या इस विश्वविद्यालय को लेकर के चर्चा कहाँ से होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा जो है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। बिहार का दौरा उनका हुआ था। बिहार के उस दौरा के क्रम में वो पटना म्यूज़ियम में भी गए थे। पटना म्यूज़ियम की जो उस पटना आर्ट, ये मॉडर्न आर्ट में हम लोग जिस यक्षिणी की मूर्ति की बात करते हैं, उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। उसी क्रम में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान की बात की थी कि इस तरह का एक विश्वविद्यालय, चूँकि ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय, तक्षशिला का तो खैर था ही, लेकिन तक्षशिला के बहुत बाद में ये हुआ था, तो बिहार का और यहाँ का पहला विश्वविद्यालय था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, जहाँ पर विदेशों से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। तो इसी तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जाए, ये पहली परिकल्पना जो थी ये APJ अब्दुल कलाम की थी, पूर्व राष्ट्रपति। हालांकि
जिस समय वो राष्ट्रपति थे उसी समय उन्होंने इसका विजिट किया था और उसी समय की बात है ये। तो सबसे पहला संकल्पना उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद ईस्ट एशिया समिट की सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका रही। ईस्ट एशिया समिट के दौरान 2006 में सबसे पहले सिंगापुर सरकार ने इसके लिए ऑफ़र किया कि हम इसके लिए सहायता अवेलेबल करवाएंगे। भारत में नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा को डेवलप किया जाए। इसके बाद ईस्ट एशिया समिट सेबू में, फिलीपींस का सेबू एक जगह है, फिलीपींस में, यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट 2007 में चल रहा था। इसमें वहाँ के लीडर्स ने इसके लिए सहयोग देने की बात कही। उन लोगों ने उस तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह, उनके समक्ष प्रपोजल रखा कि भारत ऐसा कुछ कार्य शुरू करे। फिर 2009 में थाईलैंड में जब ईस्ट एशिया समिट चल रहा था तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई। इसके बाद 2010 में भारत सरकार एक अधिनियम लाती है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, और इसके द्वारा इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय था इस समय में ये दिल्ली में रखा गया और इसको राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया 2010 के अधिनियम के द्वारा ही। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। फिर हुआ कि दिल्ली से चूँकि ये संचालित हो रहा था और इसका फर्स्ट जो कुलपति थे वो बनाए गए थे, अमर्त्य सेन को बनाया गया था। और फिर वो इसको 2014 में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद ये विश्वविद्यालय जो है धीरे धीरे नेपथ्य में चला जाता है। अब इधर आकर के फिर से कुछ सरकार को लगा कि नहीं इसका फिर से कुछ इसमें काम किया जाए, तो बिहार सरकार ने इसके लिए कुछ ज़मीन अलॉट किया राजगीर में ही, तो वहीं पर इसका एक परिसर उद्घाटित किया गया है। अब आता है कि डेट याद रखिएगा 19 जून, चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ घटना है तो 19 जून 2024 का डेट याद रखिएगा। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री ने इसके परिसर का उद्घाटन किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ था और नालंदा में हुआ था, बिहार में हुआ था, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आता है कि इसका स्तर क्या है, तो नॉन स्टेट यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, मीन्स गैर राज्य यूनिवर्सिटी, और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय रहेगा। इसका जो कुलाध्यक्ष होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, सब याद रखिएगा। कुलाध्यक्ष जो होंगे वो भारत के, ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिट कमाना इस इंस्टीट्यूशन का मकसद नहीं है। इसके बाद इसका जो कुलाधिपति बनाया गया है, बहुत लंबे लंबे पद इसमें क्रिएट किए गए हैं। कुलाधिपति याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। इसके बाद अंतरिम कुलपति इसका प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को बनाया गया। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये कभी पूछा जा सकता है आपसे। अभय कुमार सिंह। अब वर्ड क्या क्या यूज किया जाएगा, वो जो कुछ भी रिलेवेंट सी जगह वहाँ से आप ये कर लीजिएगा। बड़ा सरकार जो भी कुछ काम करती है ना, बड़ा भारी भरकम वर्ड सबका यूज करती है। कुलाधिपति, कुलपति, जैसे सामान्यतः आप देखिएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होता है और चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है। अभी तक जो
सामान्य जो प्रचलन भारत में है वो यही है। लेकिन अब यहाँ पर देखें एक ही जगह पर 4-5 चीज़ आ गया, अंतरिम कुलपति, कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष, क्या क्या होगा वो किसी दिन सरकार को लगेंगे एक और कोई पद बना दिया जाए तो कोई और नया पद बना करके वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी नियुक्त कर दिया जाएगा, तो वो सब चलता रहेगा। वो सब के जाल में नहीं उलझना है, आपको तो एग्ज़ाम देने से मतलब है ना। क्या होगा क्या नहीं होगा उस सबको क्या लेना देना है। हाँ, पीजी ऊजी करना है, कहीं विदेश उदेश में अपॉइंटमेंट लेना है किसी इंस्टीट्यूशन में लेक्चर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर जाके एडमिशन ले लीजिए, इजीली वहाँ पे कुछ पढ़ लीजिएगा तो साउथ ईस्ट एशिया के किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर वेक्चर बन जाइएगा। थोड़ा लिंक लगाइएगा, आजकल तो खूब लिंक है, राम नाम केवलम का ही लिंक है, तो राम नाम केवलम भी कीजिएगा तो उससे भी काम चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल टॉपिक पर, 18वीं लोकसभा चुनाव। हर साल जब कभी भी इलेक्शन होता है तो वहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्शन का सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्शन का आयोजन कब से कब तक हुआ। 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक। मोदी जी एक रिकॉर्ड बनाते लेकिन चूक गए। ये दूसरा सबसे लंबा भारत का चुनाव है। पहला चुनाव जो था वो आखिर कुछ करके भी वो नेहरू जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। पहला जो इलेक्शन हुआ था वो इससे भी लंबा हुआ था। तो अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 तक चला था। अक्टूबर 1900, फैक्ट मुझे भी याद नहीं रहता है, थोड़ा कभी कभी फैक्ट में गलती होगा तो सुधार दीजिएगा आप लोग। फरवरी 1952 तक चला था। पहला जो सबसे लंबा अभी तक भारत का इलेक्शन हुआ है। चाह रहे थे कि नहीं थोड़ा और लंबा हो, लेकिन मामला फंस गया। तो कोशिश में थे कि रामलला को लाएंगे, उसी के समय से इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन पंडित सब इजाज़त नहीं दिया। दिक्कत यही हो गया, पंडित सब कहा कि अब तो मुहूर्तवे ख़त्म है, क्या कीजिएगा, बेचारे फंस गए। अब उसमें भी अब क्या दोष देते, पहले ही से सब बना दिया था कि क्या होता है वो 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। हाँ वो हाँ 14 दिसंबर 14 जनवरी नहीं वो तो 14 जनवरी तक होता ही है। होता क्या है, नहीं उसका संकल्पना क्या है। जैसे देखिए मतलब हम मजाक बहुत लोगों को ख़राब लग जाता है। मुस्लिम धर्म जो है वो चंद्र मास को फॉलो करता है, चंद्रमा के अनुसार उसका महीना चलता है। हिंदुओं का कैसे चलता है कन्हैया महीना? हाँ, चंद्रमा से कि सूर्य से? तो क्रिश्चियन का जो है वो ईसाई को फॉलो करता है। हिंदू जो है वो दोनों को फॉलो करता है। कहीं पर देखिएगा चंद्रमा को फॉलो करेगा, कहीं पर सूर्य को फॉलो करेगा। तो महीना जो उसका चलता है वो चंद्रमा से चलता है, और उसका जो संक्रांति चलता है वो सूर्य से चलता है। तो सूर्य से संक्रांति क्या होता है कि नहीं, उत्तरायण दक्षिण नहीं, वो जो 12 राशि में जो बांट दिया है ना, 12 राशि है ना, तो 12 राशि में सूर्य जो ट्रैवल करता है उसी से वो जो खरमास जो आपका जो अवधारणा है वो उसी से है कि जब जब सूर्य बृहस्पति के राशि में चला जाता है तो बृहस्पति का 2 राशि है, धनु और मीन। तो जब धनु में जाता है तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी, और जब वो मीन में जाता है तो 14 मार्च से 14 अप्रैल। वो रहेगा ही रहेगा भाई। आपको खराब लगे अच्छा लगे, लेकिन आप देखिएगा कि कल से अब इसमें मोदी जी का क्या दोष है। ये तो बनाने वाला गड़बड़ क्या ना, सनातन को जिस सनातन की इतना बात करते हैं, अब जो बनाया होगा उसकी समस्या आती है। ये 12 राशि में बांट दिया, और वो 12 राशि जो है सूर्य से प्रभावित होता है, चंद्रमा से तो नहीं होता है, क्योंकि तो सूर्य की गति से चलता है ना। जो नक्षत्र का जो आप कल्पना किए, तो पृथ्वी को केंद्र बना करके राशि जब आप लिख रहे थे उस समय तो आपको पता नहीं था कि कैसे चंद्रमा को लेके कैसे करेंगे। महीना तो आप चंद्रमा से बना लिए थे। मजाक नहीं लीजिएगा, मतलब हम थोड़ा सा आप लोगों का मूड हल्का करने के लिए सब बात बोल दिए। हमको लगता है कि कोई आदमी कभी इस पर सोचे भी नहीं होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है।
क्योंकि आप जानते नहीं हैं। और जानते नहीं क्यों? क्योंकि आप कभी जुड़े ही नहीं हैं इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों पर सोचते ही नहीं है। इन सब चीज़ों पर नहीं सोचते हैं तभी ना कोई मूर्ख आपको मूर्ख बना करके निकल जाता है। क्या नहीं सोचिएगा, नहीं जानिएगा तो क्या होगा? इसी तरह हमारे ऐसा कोई आदमी जो जानता रहेगा वो मजाक उड़ा देगा। अब कहेगा कि आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। हम धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम बतला रहे हैं कि क्या फैक्ट है। अब क्या करेगा भाई? अब वो खैर छोड़िए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ज़रूरी है तो थोड़ा, अब इंटरटेनमेंट में हम इधर उधर गज़ल कहानी तो कविता तो सुना नहीं सकते हैं, तो यही सब एक आध चीज़ बतला करके आपका थोड़ा ज्ञान भी बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई जान लीजिए आपका क्या है, आपके अपने पंचांग को जानिए। कौन है आपका राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नहीं बोल दीजिएगा, भक्त सब जो हैं वो मतलब जो अभी सनातनी है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कनिष्क तो विदेशी था, वो थोड़ी शुरू किया था। ये तो कोई विक्रम नाम के एक राजा थे जो उज्जैन में शासन करते थे, वो शुरू किए थे, वो सकारी का उपाधि धारण किए थे। इतिहास भले कहता हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय सकारी था, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो विक्रम नाम का राजा था, विक्रमादित्य, जो उज्जैन से शासन करता था, वो इसको शुरू किया था। सिर उड़ फोड़ देगा वो सब। कन्हैया बचाइएगा, हमको कह रहे हैं, वो आपका सिर फोड़ देगा, कह दीजिएगा कि कनिष्क शुरू किया था। तो उन्हीं लोगों के बीच में चूंकि आप रहते हैं, हम तो खुलेआम बोलते रहते हैं और हम तो बतलाते रहते हैं, क्योंकि हम तो प्रमाण से बात करते हैं। तो आप लोग उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में कहीं बोल दीजिएगा कि शक संवत कनिष्क शुरू किया था, अरे यार विदेशी का नाम लिया, लोग ही बताते हैं तुमको। चलिए, तो ये बतलाइए कुल कितने सीट पर इलेक्शन हुए? 542 पर हुए इलेक्शन। याद रखिएगा, इस तरह के फैक्ट खूब आपसे पूछे जाएंगे। एक सीट पर निर्विरोध चुने गए थे, सूरत की सीट पर, उनका नाम याद रखिएगा, मुकेश दलाल का नाम याद रखिएगा कि एक सीट पर। अच्छा देखिए, वहां पर हम लिखे हुए थे, इसका मतलब कुछ कारण था जिस कारण से हम ये चीज डाले हैं। इसी तरह एग्जाम में इसी तरह का अगर स्टेटमेंट वाइज अगर पूछ लिया जाएगा, आप नहीं एक्टिव रहिएगा, आप गलती करके आ जाइएगा। तो टोटल 542 सीट पर इलेक्शन हुआ था। एक जगह और हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ का। तो एक जगह तो मोदी जी ये हो गया कि भाई नेहरू जी से कम टाइम में उन्होंने इलेक्शन करवाया। दूसरा चीज़ हुआ कि 7 चरण में पूरा इलेक्शन हुआ। तो 7 चरण में कहाँ कहाँ ये इलेक्शन हुआ, ये पता है? और किन किन जगहों में, किन किन स्टेट में 7 चरण में इलेक्शन हुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और कोई ये है स्टेट, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा इसको। बिहार, उत्तर प्रदेश और 3 ही स्टेट में 7 चरण में इलेक्शन हुआ है। बाकी सब जगह पर अब देख लीजिएगा, याद उसको एक बार उस पर मतलब ध्यान ये कर लीजिएगा। 7 चरण में 3 स्टेट में मात्र इलेक्शन हुआ था। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या हुआ कि इस इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जो वृद्ध व्यक्ति थे, अर्थात जो 85 से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे, और जो दिव्यांग व्यक्ति थे, मतलब कि जो हैंडीकैप्ड थे, डिसेबल व्यक्ति थे, उनके लिए घर से मतदान की सुविधा अवेलेबल करवाई गई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा। यह फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, 85 वर्ष से ज़्यादा वाले और दिव्यांग, इनको घर से मतदान करने की सुविधा दी गई थी। ये घर से अपने मतदान कर सकते थे। और एक और फैक्ट है यहाँ, हालांकि फैक्ट पर हम ज़्यादा भागते हैं, लेकिन 2-4 फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। निकोबार की एक ट्राइबल जनजाति है, शोम्पेन या शैम्पेन जो भी हो, फर्स्ट टाइम उसने मताधिकार का प्रयोग किया है इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में। तो शोम्पेन ट्राइब जो था, एसटी, इसने फर्स्ट टाइम
मताधिकार का प्रयोग किया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस चीज़ के लिए दिव्यांगों को वोट को बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने अपना जो आइकॉन था वो किसको बनाया था? तीरंदाज जो थी शीतल देवी, उसको बनाया गया था। किस चीज़ के लिए? दिव्यांगों को प्रेरित करने के लिए। दिव्यांग तीरंदाज जो थी, पैरालंपिक में खिलाड़ी थी शीतल देवी, और बाकी सबका नाम ध्यान में याद करते, लेकिन इन लोगों का नाम याद रखिएगा। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा मत। सर्वाधिक मत कहाँ हुआ? सर्वाधिक मतदान और सबसे कम मतदान। अगला चीज आता है सर्वाधिक मतदान और सबसे कम मतदान। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो लक्षद्वीप में हुआ था, 84.16%। और सबसे कम मतदान, बोलो मौसम, बिहार में हुआ है। सबसे कम मतदान जो है वो, सोचिए आप लोग तो वोट गिरा ही नहीं होंगे, 56.19%। 56.19%। सबसे कम वोट, क्योंकि बिहार है तो आपके लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है सीट का। ये याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी, 36.56% टोटल वोट मिला था। कांग्रेस को 99 सीट। ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के सांसद कितने बने। बताइए जल्दी, तो तुरंत बता दीजिएगा ना। 98 सांसद बने थे, एक पर अब इलेक्शन होने जा रहा है। समाजवाद तीसरा नंबर पर जो स्थान है वो समाजवादी पार्टी का है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद डीएमके, फिर तेलुगु देशम, फिर जेडीयू। ये याद रखिएगा, खास करके कांग्रेस का सीट याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी का सीट याद रखिएगा, और जेडीयू का भी सीट याद रखिएगा। सर्वाधिक मत से जीतने वाले जो सांसद हैं, यहाँ पर दो चीज़ें हो गई है। कुछ आंकड़े जो हैं वो शंकर लालवानी को मानते हैं जो इंदौर से जीते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि नोटा का जो वोट है वो 2 लाख से ज़्यादा गिरा। यहाँ पर नोटा जो था वो 2 लाख से ज़्यादा गिरा, तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इनको नहीं, नोटा जो है वो 2 लाख से ज़्यादा गिरा है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि नोटा वोट 2 लाख जो है वो फर्स्ट टाइम इस इलेक्शन में ही 2 लाख का नोटा का वोट गिरा है। लेकिन पिछले बार से कम है। नहीं, एक सीट पर 2 लाख वोट पहली बार नोटा में आया है, इसके लिए भी ध्यान में रखिएगा। और रकीबुल हुसैन कांग्रेस से है, धुबरी से, 10,12,476 वोट से। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ये जीते हैं। CR पाटिल ये नवसारी है गुजरात में, वहाँ से जीते हैं। तो 4-5 का नाम ध्यान में रखिएगा। इसी तरह सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले जो हैं वो 48 वोट से रविंद्र दत्ताराम वाइकर हैं, महाराष्ट्र से जीते हैं। अडूर प्रकाश केरल से 684 वोट से। रविंद्र नारायण बेहेरा जाजपुर उड़ीसा से। उसके बाद राव राजेंद्र सिंह, भोजराज नाग, मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं, 2504 वोट से चंडीगढ़ से जीते हैं। तो टॉप 5 और
लास्ट 5 कम से कम जरूर ध्यान में रखिएगा। बाई दी वे पूछा जाए कुछ 18वीं लोकसभा को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं। इसके बाद एक चीज़ और आता है, सबसे युवा पुरुष सांसद और सबसे युवा महिला सांसद। सबसे युवा पुरुष सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं, समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी से। सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज हैं, मछली शहर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी समाजवादी पार्टी से ही हैं। महिला सांसदों की जो संख्या है नहीं, दूसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है। बिहार से सबसे युवा महिला सांसद आप कह सकते हैं उसको, सबसे युवा महिला सांसद वो नहीं है। और महिला सांसदों की संख्या जो थी पिछले लोकसभा में कितनी थी? 78 थी, 78 से घट करके इस बार 74 हो गई है। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है, या कभी भी आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन को लेकर के देखेंगे तो वहाँ पर भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। क्या नहीं समझ पाए? नहीं, कोई नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक पार्टी से हैं, एक पार्टी से हैं। खैर आजकल का ऐसा तौर तरीका ही हो गया है, और एक ग्रुप का सोचने का तरीका ऐसा हो गया कि वो जितना वंशवाद का विरोध करता है उतना ही वंशवाद के बारे में बात भी करता है। क्या कीजिएगा। होता क्या ना कि एक्चुअली हम जिस चीज़ के ज़्यादा विरोध करते हैं उसी चीज़ को अपनाते भी हैं। याद रखिएगा, ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ विधानसभाओं का भी इलेक्शन ध्यान में रखिएगा। कुछ विधानसभाओं में भी अभी इलेक्शन हुआ है और वहाँ पर कितने कितने सीट मिले हैं। जैसे स्पेशल स्टेटस हटने के बाद जम्मू कश्मीर का यह पहला चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के पहला चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 29 सीट मिली है, कांग्रेस को 6 सीट, पीडीपी को 3 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? याद रखिएगा, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। दूसरा चीज़ यहाँ के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही सरकार बनने की प्रक्रिया, मतलब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी बीच में यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अधिकार था, जिस प्रकार से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार था, उसी प्रकार से उसके अधिकार को बढ़ाया गया। अर्थात केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को ज़्यादा कारगर तरीका से वहाँ पर कैसे बनाया जाए, ये सारा व्यवस्था संसद के द्वारा एक अधिनियम बना करके और उपराज्यपाल के अधिकार को बढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब मामला जो है वो उपराज्यपाल के अधीन किया गया, जस्ट लाइक जैसे दिल्ली में किया गया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? आगे तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से एक इलेक्शन हरियाणा में हुआ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट, कांग्रेस को 37 और इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीट प्राप्त हुई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है? नायब सिंह सैनी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय, पहले केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, आजकल राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय को यहाँ, ये सब याद रखिएगा नाम, जिस राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम, वहाँ के राज्यपाल का नाम, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ उड़ीसा, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 जगह पर लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव हुआ था। तो ये चारों स्टेट का नाम याद रखिएगा कि ये चुनाव जो था, और अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड का है,
मुझे नहीं लगता है कि अब उसका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक हम लोग तो आपका क्वेश्चन सेट हो चुका होगा। फिर भी नज़र उस पर दौड़ा लीजिएगा कि वहाँ क्या सिचुएशन बना, एग्जिट पोल पर नहीं, जो परिणाम आएगा उस परिणाम पर नज़र बना के रखिएगा। तो तेलुगु देशम, तो सीधी बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री बने होंगे कौन? चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम को 135 सीट आई। सीट याद रखिएगा कि 2 बार बीपीएससी जो है ना, वो डिफरेंट इलेक्शन में किस पार्टी को कितना कितना सीट मिला है ये पूछे हुए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा तो वहाँ स्पष्ट रूप से किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें आई हैं ये पूछे हुए। तो सीट ज़रूर याद रखिएगा, कम से कम 3-4 पार्टी का सीट। जैसे यहाँ का सबसे प्रमुख पार्टी तेलुगु देशम था, दूसरा प्रमुख पार्टी जो थी वो युवजन श्रमिक रयाथू कांग्रेस पार्टी थी। इसके लीडर कौन थे? जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा नाम, ये सब मत भूल भाल कीजिएगा, इतना सोचना नहीं है इन सब जगहों पर। उसके बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है, 78 सीट उसको हासिल हुआ है, बीजू जनता दल को 51, कांग्रेस को 14। मुख्यमंत्री जो यहाँ पर पहले थे वो थे, पहले थे बीजू पटनायक। अभी कौन बने हैं? सॉरी, नवीन पटनायक थे। अभी बने हैं वहाँ पर मोहन चरण मांझी, उनका नाम याद रखिएगा। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ये थे रघुवर दास थे, जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका भी नाम याद रखिएगा, अब्दुल नज़ीर थे, हैं अभी, तो उनका भी नाम ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ पर नए यहाँ पर नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम है मोहन चरण मांझी। तो वो तो बेचारे सीधे साधे थे। नवीन पटनायक आराम से बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहते बीजेपी के द्वारा उनको बेदखल कर दिया गया। क्या बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 46 सीट मिले। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेमा खांडू, उनका नाम याद रखिएगा, यही थे। दरअसल लगातार इन्हीं का शासन वहाँ पर चला आ रहा है। और सिक्किम में जाकर के देखेंगे तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये लगातार 2 इलेक्शन से, इसके पहले पवन चामलिंग का सरकार बना करता था, अब पवन चामलिंग दूसरे नंबर पर हैं, तो 31 सीट इसको आई है, एक सीट पवन चामलिंग की पार्टी को आई है। 32 सदस्य सिक्किम के विधानसभा में हैं। तो यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा पिछले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक जहाँ तक हमको ध्यान है मणिपुर नहीं, मिजोरम में 4 जगह इलेक्शन हुआ था। हालांकि वो अब बहुत ज़्यादा पीछे चला गया जा चुका है, तो उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री सबका नाम अगर ध्यान में रहेगा तो ध्यान में रख लीजिएगा। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रमुख न्यायिक निर्णय पिछले साल हुआ है 1 साल के अंदर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रमुख डिसीजंस लिए हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं जो शुरू की गई होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक में हो तो बोलिए। कोई प्रश्न आपका? चूँकि मैक्सिमम आधा इन्फॉर्मेशन जो था वो थोड़ा कंसेप्ट पर आधारित था, आधा इन्फॉर्मेशन जो था वो फैक्चुअल था। तो पूरा करेंट के क्लास का मैक्सिमम चीज़ जो होता है वो फैक्चुअल होता है। जहाँ पर लग जाता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कुछ कंसेप्ट को, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय, यहीं पर। कोई आपका प्रश्न हो तो आप बोलिए। क्या पल्लवी, कोई डाउट? सोनम? ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं।
हालांकि कुछ ऐसा है नहीं जिसको आपको सप्लाई करने की पीपीटी जो आप शुरू से आप लोग कह रहे थे कि पीपीटी दीजिएगा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं पीपीटी में जो आपको दिया जाए। वो सारा केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था, कुछ ऐसा था नहीं जो इस पर हम आपके साथ चर्चा करें। ठीक है, कल के हम लोग मिलते हैं।